Okay, students, so today we are going to discuss a very important topic, that is DNA replication. सो डीएनए रेप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे. डीएनए रेप्लिकेशन के जनरली हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी कॉर्नर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? मतलब आपको पता होना चाहिए, जब एक डीएनए मल्टीपल डीएनएज या फिर हम बोल सकते हैं एक डीएनए 2 डीएनएज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इज डीएनए रेप्लिकेशन. मतलब डीएनए ने खुद को रेप्लिकेट कर लिया, डीएनए ने खुद को डबल कर लिया. तो एक डीएनए जो है, दिस इज अ डीएनए, ये 2 डीएनए फॉर्म करेगा. ये पहला डीएनए और ये दूसरा डीएनए. सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, दैट वन डीएनए विल कन्वर्ट इटसेल्फ और वन डीएनए विल फॉर्म 2 डीएनएस. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में कब होती है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल साइकिल ऑल्सो. वी हैव डिस्कस्ड सेल साइकिल इन डिटेल कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो रहता है दैट इज G1 फेज. G1 फेज के बाद हमारे पास आता है S फेज. S फेज के बाद आता है G2 फेज और G2 फेज के बाद आता है M फेज और M फेज फिर से हमारे पास आ जाता है G1 फेज में. तो कौन से फेज में सेल साइकिल का, गैप 1 फेज, S फेज, गैप 2 फेज और M फेज. M फेज इज माइटोटिक फेज. तो कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हम देखते हैं, दैट इज S फेज. S फेज में हम डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं. जब हमने ये भी पढ़ा है S फेज में होता क्या है, सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस हमने देखी थी कि सिंथेसिस जो डीएनए की है वो कौन से फेज में होती है, एस फेज में. व्हाट इज डीएनए सिंथेसिस? डीएनए सिंथेसिस का मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये जो पूरी हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ये कब होती है, सेल साइकिल के एस फेज में. एस फेज इज सिंथेटिक फेज. G1 इज गैप 1 फेज, एस इज सिंथेटिक फेज, G2 इज गैप 2 फेज एंड M इज माइटोटिक फेज. तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे पास बनती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास बनते हैं, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास बनती है. दैट हैपेंस इन G1 फेज, गैप 1 फेज. एस फेज में प्रॉपर एक्शन होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है. और गैप 2 फेज में, और गैप 2 फेज आता है, गैप 2 फेज के बाद हमारे पास जो रहेगा वो M फेज में चला जाता है, जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज हमने पढ़ा था, जहाँ पे एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो वहाँ जहाँ पे एक्चुअल जो कैरियोकाइनेसिस है वो हम देखते हैं. कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीएनए. अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल. इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किसने डीएनए रेप्लिकेशन, सी वॉटसन एंड क्रिक की आपने बात की थी. वॉटसन एंड क्रिक की हम बात करते हैं, जिन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 डबल, और डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स या 2 स्ट्रैंड which is composed in a helix or helical structure. So double helical structure, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1958. उसी टाइम पे जो है, बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग, इन्होंने ये भी बोला था कि डीएनए रेप्लिकेट. तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, विच इज सेमी कंजर्वेटिव. तो डीएनए का जो या डीएनए रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज आल्सो गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक के अलावा हमारे पास जो है, अगर हम बात करेंगे, दिस इज थियरी, इन्होंने थियोरेटिकली बोला था दैट डीएनए विल रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेट करता है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली या फिर हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटली किसने इसको जो है वो प्रूव किया था, वो कौन थे, हमारे मिसेल्सन एंड स्टाहल. दिस इज थियोरेटिकली, इन्होंने ये थियोरेटिकली बताया था. दिस होल थिंग इज थियोरेटिकली कि डीएनए is composed of 2 helical structure and it also divides. Semi-conservative mode of replication, we are going to discuss what is semi-conservative mode of replication. लेकिन practically ये किसने बताया था, practically जो हमारे पास था, that was given by Michelson and Stahl. इन्होंने 1958 में किसके ऊपर इन्होंने किया था, एस्केरिशिया कोलाई के ऊपर इन्होंने किया था. क्या, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन.
So this semi-conservative mode of replication concept theoretically was given by Michelson and Stahl in Escherichia coli 1958 में. इसी के अलावा विशिया फाबा की अगर हम बात करेंगे, विशिया फाबा, उसमें ये जो है वो किसने 1958 में टेलर, इसने ये जो है वो प्रैक्टिकली बताया था. व्हाट? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये हमारे पास रहेगा. अब डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ और रिप्रोडक्शन, सो दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो ऑल वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस only because of what? DNA replication. Our DNA is able to replicate. This happens because of that particular thing. तो ये हम बोल सकते हैं. Now अगर हम बात करेंगे DNA replication की, we talked about semi-conservative mode of replication. Now we have to discuss what is semi-conservative mode of replication. See, अगर हम mode of replications की बात करेंगे, in general अगर मैं बात करता हूँ mode of replication की, you don't have to remember the whole thing. Mode of replication, तो वैसे हमारे पास तीन तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं. एक होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा होता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और तीसरा होता है डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. बट राइट नाउ वी जस्ट हैव टू डिस्कस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. मोड ऑफ replication, we have to discuss only this thing, semi conservative mode of replication. Now what is semi conservative mode of replication? Semi conservative, semi का मतलब है हाफ, हम सेमी की बात करेंगे तो इसका हम मतलब आता है हाफ, और कंजर्वेटिव का मतलब कि कंजर्व्ड. मतलब कुछ चीज है जो हाफ कंजर्व हो रही है, हाफ कंजर्व हो रही है कुछ चीज, और वो क्या चीज है? दैट इज पेरेंटल स्ट्रैंड. पेरेंटल strand are conserved और सेमी कंजर्व्ड. पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो है वो सेमी कंजर्व्ड रहते हैं. कैसे? वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखो होता क्या है, मान लो दिस इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड. अब मैं यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, ये ब्लू कलर का पेरेंटल स्ट्रैंड है. नाउ हाउ रेप्लिकेशन अकर्स? रेप्लिकेशन में होता क्या है? दिस होल डीएनए विल बी डिवाइडेड इनटू टू डीएनएस. नाउ ये टू डीएनएस कैसे होते हैं? दिस इज पेरेंटल, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस एज पीपी स्ट्रैंड. अब होता क्या है, इनके बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ पे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे. सो दिस इज डीएनए. तो इस तरह से हमें जो वो डीएनए नजर आता है. सो दिस इज डीएनए. नाउ होता क्या है रेप्लिकेशन में? ये जो दो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड नंबर 1 एंड स्ट्रैंड नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो एक स्ट्रैंड आएगा यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा स्ट्रैंड आएगा यहाँ पे इस तरह से. सो दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड. और ये दोनों जो है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंटैरिटी और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑल्सो. कॉम्प्लीमेंटैरिटी में क्या होता है कि एडेनाइन, जो एडेनाइन या प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी हम इसको बोलते हैं. तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्टेबल नहीं होता है, तो इसको दूसरा स्ट्रैंड भी लाना पड़ेगा. तो ये दूसरा नया स्ट्रैंड बनाता है. तो दूसरा नया स्ट्रैंड बनाएगा, तो इसमें होगा क्या? एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा ये नया स्ट्रैंड बना लेता है. ये जो दूसरा है ये नया स्ट्रैंड बना लेगा. दिस इज डॉटर स्ट्रैंड, और यहां पे भी ये दूसरा नया स्ट्रैंड बना देगा. दिस इज डॉटर स्ट्रैंड. तो हुआ क्या? जो अब इस रेप्लिकेशन में क्या हुआ? दिस इज द पेरेंट जनरेशन एंड दीज आर डॉटर डीएनएज. डॉटर डीएनएज में क्या हुआ? एक पेरेंट स्ट्रैंड है और दूसरा इसने नया स्ट्रैंड बनाया. दिस इज सेमी कंजर्वेटिव. इट मींस इसने डॉटर में क्या किया? डॉटर ने क्या किया? एक स्ट्रैंड, एक पेरेंटल स्ट्रैंड को कंजर्व किया और दूसरा जो है वो इसने नया स्ट्रैंड बनाया. सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा? दैट one strand of DNA or one strand of parental DNA will remain conserved in the future DNAs and one strand it will form new. तो एक नया strand ये बनाता है और एक parental strand ही रहता है. So that is semi conservative mode of replication. तो ये semi conservative mode of replication हमारे पास है. और experimentally मिसेल्सन एंड स्टाहल ने इसको कैसे प्रूव किया था? उन्होंने प्रूव किया था by this. तो मिसेल्सन एंड स्टाहल ने यूज क्या किया था? उन्होंने heavy isotope of ammonium chloride यूज किया था. तो मिसेल्सन एंड स्टाहल की अगर हम बात करेंगे तो मिसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया था? कैसे इसको प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली? उन्होंने अमोनियम क्लोराइड
देखो जनरली नाइट्रोजन इज 14, लेकिन इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ अमोनियम लिया था और नाइट्रोजन लिया था, तो NH4Cl हैवी N15 यहाँ पे लिया था। दिस इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन हम बोल सकते हैं, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विच इज नॉट रेडियो एक्टिव। सी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो है वो नया स्ट्रेंड, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का हैवी आइसोटोप या नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया, बट दिस आइसोटोप इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये नहीं था। और ये इसमें इस हैवी आइसोटोप या अमोनियम क्लोराइड में दे अलाउड DNA टू ग्रो, DNA टू रेप्लिकेट। उन्होंने जो DNA है, लेट्स से पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स को पहले इन्होंने, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक पेरेंटल स्ट्रैंड लिया, दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, ये हमने इसके बॉन्ड्स भी बना दिए, सो दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज पेरेंटल। नाउ मैं पेरेंटल ना लिखते हुए इसमें नाइट्रोजन, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पेरेंट को ग्रो किया, तो N15 है, अच्छे से लिख देता हूँ। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें इन्होंने हैवी आइसोटोप को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, N15 इसमें है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसको शिफ्ट कर दिया, दिस इज जो ये है वो N15 कंटेन कर रहा है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ये कंटेन कर रहा है। नाउ दे ग्रू या ट्रांसफर्ड दिस, इन्होंने इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड टू अमोनियम क्लोराइड। अब ये नॉर्मल देखो, पहले क्या किया, पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया, उसका जो नाइट्रोजन है वो सारे हैवी आइसोटोप में कन्वर्ट कर दिए N15 में। उसके बाद इन्होंने नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन है उसमें इसको ग्रो किया। अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अगेन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड, और यहाँ पे आएगा नया स्ट्रैंड, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। इनके बीच में अगेन जो है वो ये बोल सकते हैं एंड सेम गोज विद दिस। तो यहां पे क्या हुआ, दिस इज N15 और ये रेड वाला जो है वो नॉर्मल ग्रो किया, तो दिस इज N14 हैवी आइसोटोप, इट मींस ये हैवी होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको दे अलाउड DNA टू रेप्लिकेट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी की, सेंट्रीफ्यूगेशन इन CaCl, दैट इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में इन्होंने इसकी जो है वो क्या की, सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो ये रहेगा। अब देखो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले दिस इज टेस्ट ट्यूब 1 इन्होंने यहां पे ली, या इसको टेस्ट ट्यूब को मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, लेट्स से इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड है यहां पे, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये डाल दिए नॉर्मल, बिकॉज पर्पल कलर इज हैवी आइसोटोप, तो ये हैवी इन्होंने DNA डाल दिया। सीजियम क्लोराइड में इसको जो है वो सेंट्रीफ्यूग किया, तो ये क्या हुआ, बिकॉज दिस इज अ हैवी आइसोटोप, तो ये सेटल कर जाएगा सबसे नीचे। अगेन सीजियम क्लोराइड है, तो ये हैवी आइसोटोप है, तो ये सबसे नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ हैवीनेस और बिकॉज ऑफ डेंसिटी, तो ये सबसे नीचे फ्लोट करेगा। अब सेकंड इन्होंने क्या किया, ये जनरेशन उसमें अब इन्होंने क्या किया, ये जो DNA है इसको ग्रो किया नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में N14 में। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप देख रहे हो दीज आर हाइब्रिड्स, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। कैसे हाइब्रिड है, इसमें N15 प्लस N14 है और N15 प्लस N14 है। सी, N15 इज हैवी, इट मीन्स N15 हैवी होगा, दोनों स्ट्रैंड जब N15 होंगे ये हैवी होगा N15 N14 से, और सबसे लाइट कौन होगा, N14। तो अब हुआ क्या, जब इन्होंने इसको ग्रो किया और उसके बाद इन्होंने फिर से पूरे इंट्रोड्यूस कर दिए, जब ग्रो किया तो अब इन्होंने रेड वाले भी ये डाल दिए, या इंटरमीडिएट कलर हम बोल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट कलर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा,
लेट्स से ये ऑरेंज कलर या ऑरेंजिश जो भी है, ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, ये इंटरमीडिएट है, ये इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगेन इन्होंने इसको किस में किया, सीजियम क्लोराइड में इन्होंने इसको ग्रो करने दिया, तो अगेन दे अलाउ इट टू ग्रो इन सीजियम क्लोराइड, सॉरी सेंट्रीफ्यूग इन सीजियम क्लोराइड। तो अब टेस्ट ट्यूब में होगा क्या, टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरह से होगा, दिस इज अगेन सीजियम क्लोराइड। अब जो हैवी चीज़ है N15 है वो बॉटम पे आ जाएंगे, और जो मीडियम है वो बीच में आ जाएगा, बिकॉज वो मीडियम डेंसिटी के हैं, मीडियम इनका वेट है। अब अगली जनरेशन में क्या होगा, लेट्स से इधर इनका नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, इसका नेक्स्ट जनरेशन अगर हम देखें तो यहां पे आएगा एक पेरेंटल स्ट्रैंड, यहां पे भी पेरेंटल स्ट्रैंड एक ये रहेगा, दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड जो है, पहला पेरेंटल स्ट्रैंड ये था, अब दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड ये आएगा, तो दिस इज दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड, ये दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड आ जाएगा, ये दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड है। नाउ अब क्या होगा, N14 में, रेड को हम N14 से कर रहे हैं, तो अब ये रेड में ही ग्रो कर रहे हैं, तो ये N14 यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा दिस इज N14, ये N14 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 ये हमने देखा, और हमने ये देखा। इट मीन्स दिस इज अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है। उसके बाद जब इन्होंने इसको ग्रो किया, और उस थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने इसको जो है वो सीजियम क्लोराइड में क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया, तो दे सॉ कि अब इनके पास जो है वो क्या बन रहे हैं, 3 स्ट्रैंड बन रहे हैं। दे सॉ कि अब इनके पास जो है वो 3 स्ट्रैंड बन रहे हैं, पहले 2 थे, थोड़े टाइम बाद ये तीसरा स्ट्रैंड भी, दिस इज सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या इनको दिखा, ऑब्वियसली जो सबसे हैवियर थे वो तो थे ही, फिर थोड़ी देर बाद जब फर्स्ट एप्लीकेशन हुई तो इनके पास मिडल स्ट्रैंड आ गया, जिसमें इन्होंने देखा कि हाँ बीच में भी कुछ है, इट मीन्स हाइब्रिड बन रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा, तो उन्होंने देखा कि अब लाइट चेन भी आ गई हैं, जो सबसे टॉप पे रहेंगी, बिकॉज वो सबसे लाइट है। तो दिस इज N14, दिस इज N14 N15, एंड दिस इज N15 N15। इससे उन्होंने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम सेमी कंजर्वेटिव, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड बन रहे हैं, हाइब्रिड के बाद लाइट चेन भी बन रही है, हाइब्रिड भी बन रही है, तो इससे ये प्रूव हुआ कि एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया बनता है। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इससे मिसेल्सन एंड स्टाहल ने इसको प्रूव किया। सो दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मिसेल्सन एंड स्टाहल टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन थ्योरेटिकली। सो दिस इज द होल थिंग। नाउ अब आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। डीएनए रेप्लिकेशन जनरली हमारे पास जो वो 3 स्टेप में कंडक्ट की जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 फेज में होती है। फर्स्ट होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, एंड थर्ड होती है टर्मिनेशन। ठीक है, अब कुछ एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो इन चीज़ों में जो है वो हेल्प करते हैं। वो एंजाइम्स, यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन चलता है। एंजाइम्स आपको खुद से याद हो जाएंगे, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर और यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज एंजाइम्स। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द एंजाइम्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये एंजाइम्स फंक्शन क्या करते हैं। तो इनिशिएशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है? इनिशिएशन के लिए इसको चाहिए डीएनए ए एंजाइम, एसएसबीज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हम इसको बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेजेस, सॉरी टोपोआइसोमेरेज इसके लिए नहीं चाहिए, हाँ प्राइमेज एंजाइम चाहिए इसके लिए। तो डीएनए ए एंजाइम, एसएसबी रहेगा, हेलिकेजेस चाहिए। तो ये एंजाइम्स हमारे पास इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। इलोंगेशन की अगर हम बात करेंगे तो इलोंगेशन में एसएसबीज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, टोपोआइसोमेरेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जिनको हम डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं।
डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू आर राइटिंग द नोट्स यू जस्ट राइट देम, ओके। आपको फंक्शन इनके बाद में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ जस्ट यू जस्ट रिमेंबर कि क्या चीज़ें हमें चाहिए। यू जस्ट डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे देन यूल गेट टू नो कि ये एंजाइम्स करते क्या हैं। यूल गेट द नेम्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, बट मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये एंजाइम्स रहते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे देयर इज नो एज सच एंजाइम्स, लेकिन ऑब्वियसली टोपो आइसोमेरेजेस इसमें जो है वो यूज़ होते हैं। जनरली टोपो 4 में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, टोपो 4 हम इसको बोलते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, टर्मिनेशन यू डोंट हैव टू रिमेंबर बिकॉज देयर इज नो सच, आपके सिलेबस में है ही नहीं कि टर्मिनेशन किस तरह से होता है, तो इतना ही हम याद रखेंगे। सो व्हाट हैपेंस इन डीएनए रेप्लिकेशन, फर्स्ट होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज डीएनए, लेट्स से दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है कि कोई एंजाइम आएगा, इनके बीच के ये बॉन्ड तोड़ देगा, बीच के बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये किस तरह से नजर आएंगे, ये नजर आएंगे कुछ इस तरह से, दो अलग अलग स्ट्रैंड इस तरह से नजर आएंगे, और फिर नया स्ट्रैंड ये फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, और उनके नाइट्रोजन बेसिस के साथ ये या न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से। सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ, सबसे पहले जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में जो बॉन्ड है इनको तोड़ेंगे। वो बॉन्ड जब टूटेंगे तो नया स्ट्रैंड, तो वो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, और फिर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। सो दिस इज ऑल्सो द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इसको भी हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल के अंदर कंडक्ट होती है, तो वो हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।